हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। तो जैसा कि हम लोग बायोलॉजी का 100 क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग लगभग 2 क्लास कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो आज उसी का हमारा ये तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास में नए नए क्वेश्चनों के साथ आज आप लोगों के साथ हम जुड़ेंगे। तो कोशिश करना है कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है और अपने आने वाले जो बोर्ड है एग्ज़ाम 2026 का 2026 में आप लोग को बेहतर तैयारी के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े और साथ ही साथ आप लोग अलग अलग चीज़ों को जितने भी सब्जेक्ट में है उन सभी चीज़ों को एक साथ तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपका रिजल्ट बेटर तरीका से हो, है ना। चलिए, तो ये आज हमारा क्लास 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए आज हमारा ये थर्ड क्लास है, जिसमें से आज हम लोग भी 20 क्वेश्चंस करेंगे। पिछला क्लास में लोग लगभग 40 क्वेश्चंस 2 क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो चलिए, आप लोगों के बीच रहा ये आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि बाइनरी फिजन्स ऑकर्स इन, किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में या कोई नहीं। बोलता है द्विखंडन किसमें होता है। आपके बीच यहाँ पे जो कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे अमीबा नाम दिया हुआ है, पैरामीशियम दिया हुआ है, लिस्मेनिया दिया हुआ है, तो बेटा जो द्विखंडन होता है वो किसमें होता है? अमीबा में। आप लोग अगर मेरे साथ पिछला क्लास अगर जुड़े होंगे तो उसमें बताए थे कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। उसमें बताया गया है कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो कुटपाथ की सहायता से वो भोजन को, खाद्य कण को कुटपाथ की सहायता से अंदर लेता है और उसी को डाइजेस्ट करने के फलस्वरूप जब अंतिम उसका छोर आता है तो वो 2 भागों में क्या होता है? टूट जाता है। 2 भागों में क्या होता है? टूट जाता है। तो अमीबा जो होता है वो द्विखंडन विधि के द्वारा क्या होता है? खंडन होता है। तो द्विखंडन किसमें तो बेटा? तो ध्यान रखना है अमीबा में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? मतलब मोटी होकर बनाती है। बोल रहा है द वॉल्स ऑफ द ओवल्स थिकनेस ऑफ फॉर्म। मतलब जो बीज होता है ना बेटा, तो बीज जो है वो बीज मोटा होकर उसका चारों ओर का जो परत होता है, जो दीवार होता है, वो मोटा होकर क्या बनाता है, तो वो आपको बताना है ना। देखो, यहाँ पे दिया हुआ फल, तो फल होगा क्या? मतलब बीज, बीज बोल रहा है, सीड समझते हो ना। मान लो ये कोई एक प्रकार का सीड्स है ना। तो इसके दीवारें को बोल रहा है, ये दीवार जो दिख रहा है ना, तो इसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि जब बीज की दीवारें मोटी होती है, मोटी हो जाती है, तो वो क्या बनाता है ना। कोई सीड, जैसे आप आम खाए होंगे, जब छोटा सा आम होता है तो उसमें व्हाइट व्हाइट निकलता है, कुह, क्या निकलता है? कुह निकलता है ना। तो वो उसका बीज है। लेकिन जब धीरे धीरे आम बड़ा हो जाता है, पूरा पक जाता है, तो उसमें सीड्स के बीच में, मतलब जो सीड्स होता है वो व्हाइट वाला कुह जिसको बोलते हैं, उसके चारों तरफ एक मोटी दीवार बन जाता है। मोटी दीवार बनता है जो क्या करता है? अंदर वाला पार्ट को सेव रखता है, सुरक्षित रखता है ना। तो क्या बनता है? फल बनता है, बीज बनता है, या बीजावरण बनता है, या भ्रूण बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सीड कॉट। क्या बनेगा बेटा? सीड कॉट्स बनेगा। तो मतलब सीड, ये मोटा दीवार बन गया और इसके अंदर जो बीज है वो उसको क्या करता है? सेव रखता है, सुरक्षित रखता है। आप जितने प्रकार के भी सीड्स देखते होंगे, सभी में क्या होता है? सीड कोट्स होता है, उसमें एक कवर होता है। वो कवर क्या होता है? मोटी परत का होता है, जो जो बीज होता है उसको सुरक्षित रखने का काम करता है ना। किसी प्रकार भी सीड्स देख सकते हो, तो ये मोटा वाला भाग को हम लोग कहते हैं सीड कोट्स कहते हैं ना, सीड कोट कहते हैं। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमंस। मानव में कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। आप लोग को पता होगा गुणसूत्र क्या होता है, कि गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र मतलब क्या बोलते हैं, जो लक्षण होता है, मतलब जैसे हमारे में हमारा संतति जो उत्पन्न होगा उसमें हमारा गुणसूत्र जाएगा, उसके पीढ़ी में गुणसूत्र जाएगा, तो वो अलग अलग होते हैं। तो गुणसूत्र मनुष्य में पूछ रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान में रखना है 23 पेयर्स। 23 पेयर्स, ये 23 पेयर्स होता है मनुष्य में गुणसूत्र, जिसमें से ये आपका हो गया मेल का, किसका हो गया बेटा? मेल का। और ये आपका हो गया फीमेल का, जिसमें से दोनों में 22 और 22 मेल और 22 फीमेल, दोनों में जो 22 होते क्रोमोसोम वो सेम होता है। दोनों में 22 क्या होता है? सेम होता है। एक गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 23 हो जाएगा इसका। मनुष्यों में पाया जाने वाला जो क्रोमोसोम है वो 23 होता है, लेकिन
यहाँ से आपको आगे बता रहे हैं, ध्यान में रहेगा। आगे ये बता रहे हैं कि जो नर होता है, नर, ये हो गया तुम्हारा बेटा मादा। इसमें जो गुणसूत्र है 23 गुणसूत्र होता है, आपको पता चल गया। 22 गुणसूत्र होते हैं जो समान होता है, मतलब लड़का में और लड़की में 22 गुणसूत्र दोनों में समान होता है। आप देख सकते हो कि जैसे हमारे में हाथ पैर है तो गर्ल्स में भी हाथ पैर है, उसका बाल है तो हमारा भी बाल है, उसका आंख है तो हमारा भी आंख है। तो ये सब गुणसूत्रों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर किस प्रकार है। जिसमें से एक गुणसूत्र होता है बेटा अलग। तो नर में क्या होता है ना कि नर में XY होता है, नर में जो गुणसूत्र होता है XY होता है, जबकि मादा में क्या होता है X गुणसूत्र वो अलग होता है। आगे बताएंगे, इसका आगे क्वेश्चन से दिया हुआ है कि XY क्या है और XX क्या होता है। तो बेटा आपको फिलहाल यहाँ तक ध्यान रखना है कि XY गुणसूत्र क्या है और Y गुणसूत्र क्या होता है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 गुणसूत्र क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, और क्रोमोसोम में होते हैं, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है समजात अंग होते हैं। समजात अंग क्या होते हैं? तो रचना में समान या कार्य में समान, रचना व कार्य दोनों में समान। तो बेटा जो होता है क्रोमोसोम, सॉरी, होमोलोगस ऑर्गन्स आर सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या होता है? रचना में समान होता है। रचना में कहने का मतलब समान कि ये हमारा देखो हाथ है, ये हाथ में हड्डियां हैं, तो शेर हो गया या फिर कोई कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, उसका अग्रपाद जो है वो भी सेम है। लेकिन हमारा जो ये हाथ बना हुआ है वो हड्डी और बॉन्ड से बना हुआ है। तो कुत्ता या फिर बिल्ली जो भी हैं, जितने भी डार्क स्पॉट है, उसका अग्रपाद जो भी है उसको वो भी हड्डी और बॉन्ड से बना हुआ है। तो वो क्या करता है बेटा, चलने में वो अपना उसके अग्रपाद से क्या करता है, चलता भूलता है। और हम अपने हाथ से क्या करते हैं, खाने पीने चीज़ों को और लिखने के लिए सहायता करते हैं ना। तो रचना में समान होता है, रचना में क्या होता है, समान होता है, लेकिन कार्य क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। हम अपने हाथ से काम अलग करते हैं, वो अपने अग्रपाद से काम अलग करता है। तो जो समजात अंग होता है वो रचना में समान होता है। ध्यान में रखना इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर इंसेक्ट विंग्स एंड बैट विंग्स। बोलता है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चमगादड़ का पंख और कीटों के पंख जो है वो किस प्रकार का अंग है, समजात अंग है या समरूप अंग है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, समजात अंग तो अभी हम बता चुके हैं कि समजात अंग क्या होता है, कि रचना में क्या होता है बेटा, ये रचना में समान होता है। समजात अंग जो होता है ना, समजात अंग वो रचना में समान होता है। अवशेषी अंग क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिसका कोई काम नहीं होता है, जिसको बोलते हैं वेस्टल ऑर्गन्स। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं वेस्टल ऑर्गन्स। तो वेस्टल ऑर्गन्स वैसे हैं जो हमारे अंग में है, हमारे शरीर में है, हमारे बॉडी में, लेकिन उसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। बेटा हमारे जैसे नाक देखो, ये नाक यहाँ पे जिसमें 2 होल है, तो इस नाक में क्या है, इस होल का काम है, इसका उठा हुआ का किसी प्रकार का काम है नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी को ये सेफ देता है। ये कान देखो, ये कान हमारा इससे क्या करे, सुन रहे हैं, यहाँ का अंदर वाला जो पार्ट है उससे हम क्या करते हैं, हेयरिंग करते हैं, सुनने का काम करते हैं। लेकिन ये हमारा जो कान उठा हुआ है इसका कोई पार्ट नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वेस्टल ऑर्गन कहलाता है। इसका कोई काम नहीं है। शरीर में ये बाल है, बाल का कुछ काम है नहीं है। बाल अगर हमारे शरीर में नहीं है तो फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं। अगर ये उठा वाला कान का जो ऊपर वाला उभरा हुआ पार्ट है ये नहीं रहेगा, फिर भी हम जिंदा रह लेंगे ना। ये नाखून देखो, बाल में हमारे हाथ में जो नाखून है इसका कोई काम है, बॉडी में नहीं है। तो हमारे बॉडी में ये सभी क्या कहलाते हैं, वेस्टल ऑर्गन कहलाते हैं, जिसका बॉडी में कोई काम ही नहीं हो, है ना। तो ये हमारे कहलाते हैं अवशेषी अंग, अवशेषी अंग कहलाते हैं जिसका कोई काम नहीं है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समृद्धि अंग। समृद्धि मतलब एनालोगस ऑर्गन्स। क्या होता है इसमें कि चमगादड़ और कीट दोनों अपने पंख से क्या करते हैं, उड़ने का काम करते हैं। चमगादड़ और पंख जो कीट होते हैं वो उड़ने का काम करते हैं। कीट में क्या होता है, मसल्स नहीं होता है, बोन्स नहीं होता है, लेकिन वो पंख जो होता है तो पंख से उड़ने का काम कीट भी कर रहा है और चमगादड़ भी अपने पंख से क्या करता है, उड़ने का काम करता है। रचना की दृष्टि से उसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन काम उसका क्या है, समान है। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं समृद्धि अंग कहते हैं। किसका, तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख को। ध्यान में रखना इस चीज को, है ना। देखो बेटा अभी आया, हमने अभी गुणसूत्र के बारे में बताया था ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मानव में लिंग निर्धारण का सही क्रम क्या है। मानव में लिंग निर्धारण का सही क्रम क्या है, तो आपको बताना है कि वाई जो वाई होता है वो सही है, एक्स वाई
और सॉरी एक्स एक्स प्लस एक्स वाई और ए बी। चलो हम एक स्ट्रक्चर बताते हैं। अभी हमने आपको बताया था मेल, क्या है बेटा, मेल, और ये है क्या हमारा फीमेल, ये क्या है बेटा फीमेल। तो अभी बताए थे कि जो मनुष्य में गुणसूत्र पाया जाता है वो कितना होता है 23 गुणसूत्र, मतलब मनुष्य में मेल और फीमेल दोनों में 23 गुण मतलब क्रोमोसोम होते हैं, और जिसमें से 22 क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम होते हैं। क्रोमोसोम जो 22 होता है वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है, जबकि मेल में क्या होता है XY और फीमेल में क्या होता है XX। ये क्या होता है, क्रोमोसोम डिफरेंट होता है। क्वेश्चन से अगर पूछा जाए कि कौन से क्रोमोसोम होते हैं जो मेल और फीमेल में दोनों में डिफरेंट होता है, तो आपको ध्यान में रखना है बेटा कि XY जो होता है वो नर में पाया जाता है, और फीमेल में जो मादा में पाया जाता है वो XX गुणसूत्र पाया जाता है। अब यहाँ से ध्यान रखो, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मानव में लिंगानुधारण कैसे करते हैं, मानव में लिंगानुधारण कैसे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्रोमोसोम है वो नर और मादा की तरफ से किस प्रकार का क्रोमोसोम मिला है उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। अगर नर के तरफ से X और मादा के तरफ से X क्रोमोसोम मिलता है तो ये तुम्हारा जो है XX होगा, वो संतति अगर जो जन्म लेगा, जो बनेगा, वो क्या होगा बेटा, लड़की होगा। वो क्या होगा, लड़की होगा, है ना, गर्ल्स। आई बात समझ में। तो XX अगर मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लड़की, और X नर की तरफ से Y और मादा की तरफ से X तो X और Y जब होगा तो ये जो जन्म लेगा संतति वो क्या होगा, लड़का होगा। आई बात समझ में। इस चीज को ध्यान में रखना है ना, उस चीज को ध्यान में रखना है क्रोमोसोम के बारे में। XX मिलेगा तो लड़की जन्म लेगी, और X और Y जब मिलेगा तो वो क्या होगा, लड़का जन्म लेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लड़की अगर कभी कभी होता है ना कि गांव देहात में आप लोग देखना होगा कूटनीति क्या होता है कि अगर लड़की दो चार किसी के घर में अगर लड़की जन्म ले लेती है तो उसके घर के आसपास खोजते हैं कि इसके क्या है ना कि माँ में कमी है। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सभी भ्रम है, कमी किसी में नहीं होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड कर सकता है, क्रोमोसोम के डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का वहाँ गुणसूत्र उसको मिल रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है वो संतति उत्पन्न होता है। इसके अलावा आप इस चीज़ को आपको समझ में ध्यान में रखना है, इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से बता सकते हो कि क्रोमोसोम को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो देखो मानव में लिंगानुधारण कैसे करते हैं। लिंगानुधारण का मतलब हो गया कि जो शिशु गर्भाशय में पल रहा है, जो शिशु आने वाला है, जो जन्म लेगा, वो गर्भाशय में लड़का है या लड़की, तो हम उसके गुणसूत्र के ऊपर से कर सकते हैं। अगर XX है और XY है तो XX तुम्हारा क्या हो जाएगा, लड़की, और XY तुम्हारा क्या हो गया बेटा, लड़का। तो ये दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बोथ A एंड B। आई बात समझ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे डिपेंड करते हैं, 7 के ऊपर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे नाम दिया गया है जिसमें से बताना है कि कौन जो है वो पुरुष में सिर्फ पाया जाता है। पहला दिया हुआ है फैलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका और परिपक्व पुटक। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शुक्रवाहिका। एक्चुअली ना बायोलॉजी का टर्मोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है, इसका जो हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम है ना वो काफ़ी अलग लगता है ना, इससे थोड़ा बहुत कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है ना डिफिकल्ट लगता है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपको अच्छे तरीके से आएगा, है ना। चलिए तो क्वेश्चन ये समझ में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष का जननांग में पाया जाता है। तो बेटा जो शुक्रवाहिका होता है वो नर में पाया जाता है, जिसकी सहायता से क्या होता है कि मनुष्य के वृक्क में, मतलब मानव के वृक्क में जो भी शुक्राणु बनता है उसको स्टोर करने का ये काम करता है। तो ये वृषण के पीछे ही लगा रहता है जिसमें शुक्राणुओं को ये क्या करता है, स्टोरेड करता हुआ है ना शुक्रवाहिका, जिसके सहायता से ये कभी कभी संभोग के बाद उस चीज को बाहर निकालने का भी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। देखो बेटा यहाँ पे दो प्रकार के प्लांट्स में पाया जाता है, एक होता है स्त्री केसर। क्या होता है बेटा, एक होता है स्त्री केसर और एक होता है पुंकेसर। ध्यान में रखना है इसको, पुंकेसर। देखो स्त्री केसर जो होता है वो पादप का जो होता है वो मादा भाग होता है, और स्त्री पुंकेसर जो होता है वो पादप का नर भाग होता है ना। तो इसको ध्यान में रखना है कि स्त्री केसर जो होता है वो मादा भाग होता है और पुंकेसर जो होता है वो नर भाग होता है ना। तो यहाँ पूछ रहा है पुंकेसर के
अभ्र भाग को क्या कहते हैं? मतलब ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्तिकाग कहते हैं, प्राग कोश कहते हैं, वर्तिकान कहते हैं या प्रागनली कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या बेटा? एंथर। क्या कहते हैं? एंथर मतलब प्राग कोश कहते हैं। मतलब जो सबसे ऊपर आप लोग देखे होंगे कि जो अड़हुल का फूल होता है कुछ इस प्रकार आप लोग पढ़े होंगे ना। इमेज भी भूल रहे यार। मतलब एक अड़हुल का जो हम लोग काट चित्र बनाते हैं, यहाँ पे निकलता है कुछ इस प्रकार का डिजाइन करके, और ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, दिख रहा है ध्यान में, ऊपर वाला पार्ट, इसको पूछ रहा है वर्तिकाग्र के मतलब ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो प्राग कोश कहते हैं, है ना, ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या होता है? अंडिकाएं वगैरह, स्त्री केसर, पुंकेसर सब यहाँ पे स्थित होता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं कहलाता है। मतलब कोई भी जीव अपने जैसी संतति को उत्पन्न कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, उस चीज को बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करते हैं। मतलब हम पहले याद करना कि जब हम इसका क्वेश्चन को स्टार्ट किए तो बताए थे आपको कि कोई भी जीव अपने ही जैसे संतति को अगर उत्पन्न करता है तो वो कहलाता है जनन। क्या कहलाता है बेटा? जनन। बोल रहा है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ऑन किड्स इज कॉल्ड। मतलब अपने ही जैसा बच्चे को अगर कोई जीव जन्म दे रहा है तो बेटा उसको कहते हैं जनन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्या कहलाएगा बेटा? रिप्रोडक्शन कहलाएगा, है ना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का जो समय होता है वो कितने दिनों का होता है? पिछला क्लास में हम आप लोग को बताए थे 2 से 3 दिन, लेकिन बेटा इसका एक लंबा अवधि चलता है। लगभग ये क्या होता है ना कि 2 से 7 दिन तक चलता है। 2 to 7 डेज, 2 to 7 डेज तक होता है। लेकिन इसको विज्ञान ने माना है कि लगभग ये जो होता है वो 2 से लगभग 8 दिनों तक चलता है। 2 से 8 दिनों तक ऋतुस्राव होता है। ऋतुस्राव क्या होता है? पिछला क्लास में जो अभी देख रहे हैं इस क्लास को, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में बना होगा, आप उसको क्लास 1 और क्लास 2 को अगर देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना, कि ऋतुस्राव होता क्यों है, वो कैसे होता है, उस चीज़ को हमने पहले बता चुके हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्किप कर रहे हैं इस चीज़ को बताने से, आप उस चीज़ को वहाँ पे देख कर सकते हो आसानी से। तो ध्यान में रखना है कि ऋतुस्राव का जो समय होता है वो लगभग 2 से 8 दिनों का होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चंस को देखो। बोल रहा है व्हाट इज द जेस्टेशंस, क्या बोलेंगे, जेस्टेशंस पीरियड ऑफ अ ह्यूमंस फीमेल। बोलता है मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना दिन का होता है। मीन्स जब कोई शिशु गर्भाशय में पलता है तो उसको बनने में, गर्भाशय में पलने में समय पूर्ण रूप से कितने महीने का अवधि लगता है? तो बेटा वो लगता है 9th मंथ का अवधि लगता है। शिशु को गर्भाशय में पूरी तरह से परिपक्व होने के लिए, पूरा तरह से मैच्योर होने के लिए गर्भाशय में लगभग उसको 9 माह का समय लगता है ना। कब? तो जब उसका जब अंडाणु का फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के समय से लेकर जब तक शिशु वो निर्माण न कर ले तब तक उसे लगभग 9 महीने का समय लगता है गर्भाशय में शिशु को पूरी तरह से बनने के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मादा जनन तंत्र में 2 अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलोनुमा रचना का निर्माण करती है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? याद करो बेटा, देखो इस प्रकार का इसमें इमेज रखना है कि गर्भाशय मान लो ये प्रकार का बना हुआ है, तो ये वाला दिख रहा है, ये वाला हैंड और लेफ्ट और राइट दोनों, तो इसके बीच में जो बनता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। मतलब मादा में जो मादा जनन तंत्र का भाग होता है उसके दोनों छोर क्या होता है? अंडाणुओं का एक छोर बना रहता है ना, एक थैलीनुमा रचना होता है, तो उसके बीच वाला भाग को हम लोग कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यूटेरस कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। उस चीज को ध्यान में रखोगे, है ना। क्वेश्चंस को क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर से देख लो एक बार, है ना। किन्हीं को अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, उस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में फिर लेने का काम करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है अ कंप्लीट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज फाउंड इन कंप्लीट पेयर
जो सेक्सुअल पेयर होता है वो कंप्लीट पेयर किस में पाया जाता है, नर में, मादा में, या फिर दोनों में पाया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया था एक्स वाई और एक्सेस गुणसूत्र करके, तो जो कंप्लीट पेयर होता है वो पाया जाता है स्त्री में, मादा जननांग में पाया जाता है, क्योंकि नर में तो एक्स वाई होता है, जबकि मादा में क्या होता है, गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। तो उसी पे डिपेंड करता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो शिशु संतति जो जन्म लेगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फीमेल, है ना। स्त्री में होता है, कंप्लीट रूप से होता है। ध्यान में रख लोगे इसको, जो पुरुष में होता है एक्स वाई होता है और स्त्री में जो होता है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको हम लोग कंप्लीट क्रोमोसोम मानते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इजी क्वेश्चन है और काफ़ी यूजफुल है हमारे डेली लाइफ के लिए, आपके अगर बेसिक नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने उस टाइप के क्वेश्चंस को लिया है जो आपको ध्यान में रखना है, आपकी लाइफ में यूज भी होगा और आपके एग्जाम के दृष्टि से, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ना। तो इसी टाइप्स के आपके बीच क्वेश्चंस को लाए हैं हमने, है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन, बोलता है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, सबसे पहले जानो कि जो शुक्राणु बनता है वो नर में बनता है या मादा में। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो नर में होता है। नर के किस भाग में होता है, जननांग भाग में होता है। जननांग में जो एक आता है हमारा, क्या बोलते हैं, वृषण कोष। क्या होता है बेटा, वृषण कोष, जिसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। तो ये अंडाशय तो होगा नहीं, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि ये मादा जनन का भाग है। अंडाशय जो है मादा जनन का भाग है, ये भी तुम्हारा किसका है, मादा जनन का भाग है। तो ये दोनों का काट दो, इनमें से सभी तो होगा नहीं। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, वृषंस, द टेस्टिस। द टेस्टिस में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। आई बात समझ में, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, ये किसका भाग है, तो नर जनन का भाग है, लड़कों में पाया जाता है ना। लड़कों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है बेटा, वृषण कोष में होता है। वृषण कोष में क्या होता है, एक थैलीनुमा रचना भी होता है, जहाँ पे निर्माण, शुक्राणु के निर्माण होने के फलस्वरूप वो शुक्रवाहिका में क्या होता है, स्टोरेड होते जाता है ना। चलो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। देखो चलो बताओ। बोल रहा है स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है। ये स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है, मीन्स आपने पढ़ा होगा थ्योरी कि जब लड़कों तथा लड़कियों में यौनारंभ प्रारंभ होता है, यौनारंभ जब प्रारंभ होता है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो बेटा आपको ध्यान में रखना है, जब एक लड़का और लड़की दोनों मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के फलस्वरूप उसके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या होगा, बॉडी का साइज, जैसे लड़का और या गर्ल्स हो। सबसे पहले गर्ल्स के बारे में बताते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में ना। स्त्रियों में यौनारंभ समय, मतलब जब लड़कियों में यौनारंभ प्रारंभ होगा तो उसका बॉडी का साइज सबसे पहले क्या होगा, चेंज कर जाएगा, मतलब बॉडी बड़ा हो जाएगा। शरीर अक्सर जो हो जाएगा, जो उसका त्वचा है वो त्वचा तैलीय रूप में हो जाएगा, मतलब चिपचिपाहट के जैसा होता है। साथ ही साथ यहाँ क्या बोल रहा है बेटा, स्तनों की आकार में वृद्धि होती है, नितंबों का उभरना हो जाता है, रजोधर्म का प्रारंभ होता है, मतलब जो रजोधर्म होता है उसमें गर्भाशय में अंडाणु का उत्पन्न होने लगता है और अंडाणु निषेचन नहीं होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, ऋतुस्राव होता है। तो ये सभी लक्षण क्या होते हैं, उपस्थित होने लगते हैं। कब, जब एक स्त्रियों में यौनारंभ प्रारंभ होता है। साथ ही साथ जो जननांगी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बाल के गुच्छे भी निकल आते हैं। इस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कब, जब स्त्रियों में यौनारंभ प्रारंभ होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है ना, तो नेक्स्ट क्या पता क्वेश्चन ये भी डाल दे, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, मतलब ये सभी प्रकार के परिवर्तन किस में होते हैं, लड़कियों में देखने को आपको मिलेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इसी का जस्ट अपोजिट कि लड़कों में जब यौनारंभ प्रारंभ होगा तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देगा, है ना। तो पहला इसमें दिया है दाढ़ी एवं मुछ का उगना। जब लड़का जवान हो जाएगा, मतलब उसमें हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर स्रावित हो रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, तो उसका दाढ़ी मूछ क्या हो जाएगा, लड़का का आने लगेगा। दाढ़ी मूछ समझ रहे हो ना, हाँ, दाढ़ी मूछ निकलने लगेगा। कंठ का फटना, कंठ का फटना मतलब
जो आवाज़ बचपन में सुरीलीपन में होता था, पतला पतला निकलता था, वो आवाज़ जैसे जैसे समय बीतेगा, आवाज़ लड़का का आवाज़ उम्र चेंज होगा तो आवाज़ में क्या होता है, चेंज हो जाता है। जबकि लड़कियों का आवाज़ क्या होता है, अपोजिट होता है, उसमें लड़कियों का आवाज़ सुरीली होता है, मतलब पतला हो जाता है। कब? जब यौनारंभ प्रारंभ होता है तब। मांसपेशियों में उभार आना, मांसपेशियों में उभार मतलब मांसपेशी जो होता है शरीर का, हाथ पैर जो है, बॉडी, वो पूरी तरह से क्या होता है, फैल जाता है। तो ये कब फैलता है? जब यौनारंभ प्रारंभ होता है। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यौनारंभ के समय लड़कों एवं लड़कियों में किस प्रकार कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, अंतर बताएं। तो अंतर कुछ नहीं होता है, जो जो भी डिफरेंट अभी बताएं, यहाँ पे जो प्रोसेस लिखा हुआ था उसी को आप डिफरेंट करके बता सकते हो या थ्योरी के रूप में बता सकते हो कि किस टाइप में परिवर्तन होते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या बेटा? डी नंबर हो जाएगा। इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। लैंगिक जनन में आवश्यक होती है, लैंगिक जनन में आवश्यक क्या होती है? हमने जब बताया था आपको कि जो जनन जब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था तो रिप्रोडक्शन का बताया हमने कि 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? लैंगिक जनन, और दूसरा हमारा है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें 2 जीवों की भागीदारी होता है। इसमें जो होता है वो मुख्यतः इसमें 2 जीवों की भागीदारी होता है। ये ध्यान में रखना है। किसमें? तो लैंगिक जनन जो होता है उसमें 2 जीवों की भागीदारी होता है। एक हमारा होता है कौन? नर, और दूसरा क्या होता है? मादा। इसके अलावा जितने प्रकार के जंतु हैं जो स्थल में रहते हैं या फिर पानी में रहते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के जो जीव होते हैं, तो मुख्यतः जनन के लिए क्या होता है कि 2 जीवों की भागीदारी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप ध्यान लगा सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी में होगा बेटा जिसमें 2 जीव मुख्य रूप से आते हैं, है ना। और अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एकल जीव होता है, जिस प्रकार के जिसमें बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ईस्ट हो गया, जो मुकुलन हो गया। तो इस टाइप के जीव जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो बेटा क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। आपको ध्यान में रखना है। तो बेटा यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है? केवल नर जननांग, केवल स्त्री जननांग, या नर या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बोथ मेल एंड फीमेल जेनिटल्स होगा। दोनों जेनिटल होते हैं, मतलब स्त्री होगा और पुरुष भी होगा, दोनों प्रकार के में इसमें जीवों की भागीदारी होता है। इसके साथ ऐसा नहीं करना है सिर्फ मनुष्य में हो गया, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, आप जितने प्रकार के अपने आसपास एनिमल्स देखते हो, तो वो सभी एनिमल्स भी क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सभी प्रकार के एनिमल्स क्या है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? उसमें इंटरेस्टेड वो होते हैं। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। बोल रहा है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण बनता है, विषाणु बनता है, युग्मनज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्रम आंसर हो जाएगा भ्रूण। क्या हो जाएगा बेटा? भ्रूण, एम्ब्रॉयो। ये बनता है किसमें? निषेचन। निषेचन मतलब समझ गया कि जब गर्भाशय में अंडाणु और शुक्राणु एक साथ संलयन होता है, तो दोनों के मिलने के फलस्वरूप, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के फलस्वरूप क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के फलस्वरूप युग्मनज होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के पश्चात वहाँ पे एक शिशु का निर्माण होता है ना। ओह सॉरी, इसका ऑप्शन, रुको एक मिनट, सॉरी, इसका भ्रूण नहीं होगा बेटा, युग्मनज हो जाएगा, है ना, जायकोट जिसको कहते हैं। सॉरी, भ्रूण नहीं होगा। जब निषेचन होगा, निषेचन होने के फलस्वरूप शिशु का निर्माण जो होता है उसको हम लोग जायकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जायकोट। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, युग्मनज हो जाएगा ना। इसको ध्यान में रखना, हमने हड़बड़ में आपको बता दिया, सॉरी, उस चीज़ के लिए माफी चाहते हैं। भ्रूण नहीं होगा, भ्रूण नहीं होगा, इसमें क्या होगा? जायकोट होगा, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। चलिए ये सभी जितना भी क्वेश्चन आपको बताया गया है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, और ध्यान के में रखने के साथ साथ इसका जो बेसिक ज्ञान है, बेसिक नॉलेज है, उस चीज़ को भी आपके ऊपर आपको ध्यान में रखना है, उसको फोकस करना है ना, ताकि आप भी कभी किसी को बता सकते हो और डेली लाइफ में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। चलो
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है। एड्स रोग जो होता है मनुष्य में फैलता है, एड्स होता है, एचआईवी होता है, इसका प्रमुख रोग क्या है कि असुरक्षित यौन संपर्क, बिल्कुल सही है। खून की कमी नहीं, विटामिन की कमी नहीं, पोषण की कमी नहीं बेटा। तो एड्स जो होता है, एड्स रोग होता है ना, एड्स जो रोग होता है बोलता है असुरक्षित यौन संपर्क, मतलब कुछ ऐसे लोगों के साथ मतलब संभोग करना में संपर्क में आना जिसके कारण वो कई और मतलब कोई व्यक्ति कई और के साथ क्या कर चुका है, पहले से वो संबंध बना चुका है। अगर ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर हम संपर्क में आते हैं तो ये खतरनाक बीमारी हमें भी हो सकता है कि जब हम किसी के साथ अगर संबंध बनाते हैं तो बेटा ध्यान में रखना है कि हम जिसके साथ संपर्क बना रहे हैं, जिसके साथ संबंध बना रहे हैं वो सेव है या नहीं है। तो उसके लिए आपको जो प्राइवेसी के लिए प्रोटेक्शंस दिया गया है आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो आसानी से, है ना, ताकि आप उस चीज़ से बच सको। तो ध्यान रखना है कि एड्स जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हमें जो होता है वो किससे होता है, तो असुरक्षित यौन संपर्क के आने से होता है। इससे बचने के लिए आपकी बुक में आपको काफ़ी चीज़ों को बताया गया है जिसका आप पालन कर सकते हो, उसका फॉलो कर सकते हो, है ना। खून की कमी से आपको क्या हो सकता है, एनीमिया रोग वगैरह हो सकता है। विटामिन की कमी से क्या हो सकता है, बाल झड़ सकता है, चेहरा काला हो सकता है। जैसे विटामिन सी की कमी हो गया तो चेहरा कालापन हो जाएगा, विटामिन ई की कमी हुआ तो बाल झड़ने लगेगा, है ना। विटामिन डी की कमी हुआ तो हड्डी कमजोर हो जाएगा। तो ये सभी कमियां होती है विटामिन की कमी होने से। सबका रिसोर्सेस वगैरह अलग अलग है। जैसे विटामिन डी की हम लोग मेन सोर्स क्या होता है, सनलाइट, है ना। और विटामिन ई का मेन सोर्स क्या होता है, जो नट्स वगैरह है, जो बादाम होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सभी हैं। विटामिन सी का प्रचुर मात्रा क्या है आपका, आंवला हो गया, जो तुम्हें आंवला हो गया, नींबू हो गया, जो खट्टा पदार्थ है, जो सॉर्नेस मतलब एब्जॉर्ब करता है, उन चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको दूर कर सकते हैं। पोषण की कमी तो होगा नहीं, खाने पीने की चीज़ से हमें एड्स होता नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, मतलब जो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है वो बनता है, वो स्टोर हमारे बॉडी में कहाँ पे होता है। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग कोई पार्ट होता है ना। देखो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, ऑप्शन है आपके बीच, क्वेश्चन फिर से देख लो एक बार। क्वेश्चन है, वृषण में बने शुक्राणु संचित तो होते हैं शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, या एक लास्ट है मूत्र मार्ग में। शुक्राणु जो बनता है वो किस में होता है तो बेटा अधिवृषण में होता है। किस में होता है, अधिवृषण में वो क्या करता है, स्टोर होता है। और शुक्रवाहिका के माध्यम से क्या होता है कि जो शुक्राणु बनता है वो बाहर आने का काम करता है ना। तो ये क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। इस तरह हम लोगों ने आज लगभग, ये तीसरा क्लास था और 3 क्लास में हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए क्लास को आप लोग शेयर करना और ध्यान से इसी को देखना है ना। चलिए ठीक, आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।